नमस्कार बच्चों, स्वागत है। अध्याय 9 आज हम लोग शुरुआत करेंगे, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। सबसे पहले जाने हम आनुवांशिकता क्या है। बच्चों, हमने लैंगिक जनन पढ़ लिया इससे पहले वाले अध्याय में, और हमने जाना कि जनन के द्वारा संतति में जो लक्षण है वो कहाँ से आते हैं, अपने पैतृक लोगों से, जनकों से और माता पिता से आते हैं। तो जीव जो हैं बच्चों, जनन क्रिया के द्वारा लक्षणों को अपनी संतति में, संतान में स्थानांतरित करते हैं। अब इनको जो लक्षण पैतृक रूप से मिले हैं, यानी हमें अपने माता पिता से मिले हैं, उन लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो लक्षण है ये संचरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं। अब विज्ञान की वो शाखा बच्चों जिसके अंदर हम आनुवांशिक लक्षणों को और उनकी वंशागति को, वंशागति का मतलब यह है कि आगे आने वाली पीढ़ी में वो लक्षण कैसे पहुंच रहे हैं, किस प्रकार जाते हैं, तो उसे हम आनुवांशिक विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार आनुवांशिक लक्षणों और वंशागति का अध्ययन आनुवांशिकता कहलाता है। थोड़ा सा आप नोट करें। जनन द्वारा जीव संतति में लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं। जनन की क्रिया के द्वारा जीव लक्षणों को संतति में स्थानांतरित करते हैं। ये लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। अब आनुवांशिकता की परिभाषा हम करेंगे कि आनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन आनुवांशिकता कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हमारे समक्ष आ गई। आनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन आनुवांशिकता कहलाता है। इस शब्द का गठन सबसे पहले 1863 में, इस शब्द का गठन सर्वप्रथम 1863 में स्पेंसर द्वारा किया गया। और इस शाखा की वैज्ञानिक शुरुआत करने वाले जो थे बच्चों, वैज्ञानिक शुरुआत ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा की गई। वैज्ञानिक रूप से उन्होंने ही इसे शुरू किया और उनके कार्यों के आधार पर उन्हें जो सम्मान दिया गया बच्चों, तो आनुवांशिकी का जनक उन्हें कहा जाता है। मेंडल को आनुवांशिकी का
जनक कहा जाता है। बाद में और वैज्ञानिकों ने भी इस क्षेत्र में अपने कार्य किए। एक वैज्ञानिक और हुए बेटसन। बेटसन ने भी आनुवांशिकी में जो अपना योगदान दिया, उसके आधार पर उन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। बेटसन को अपने कार्यों के आधार पर आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का जनक तो हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल, और आधुनिक आनुवांशिकी की बात करें बच्चों तो बेटसन को यह सम्मान दिया गया। जनन द्वारा जीव संतति में लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं। ये लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। आनुवांशिक लक्षणों और उनकी वंशागति का अध्ययन आनुवांशिकता कहा जाता है। इस शब्द का गठन 1863 में स्पेंसर द्वारा किया गया था और ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता की वैज्ञानिक शुरुआत की, इसीलिए उन्हें आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। बेटसन ने जो कार्य किए उनके आधार पर उन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते हैं बच्चों, लिख चुके होंगे आप लोग, आगे बात कर लेते हैं। मेंडल ने बच्चों प्रयोग किए, मेंडल के प्रयोग। अब उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए सबसे पहले चुना किसे? उन्होंने मटर को, उद्यान मटर, जिसे वैज्ञानिक नाम दिया जाता है पाइसम सटाइवा, उसका चुनाव किया और उसके अंदर जो बच्चों 34 प्रकार के विपरीत लक्षण, जिन्हें विपर्यासी लक्षण कहते हैं, वो पाए जाते हैं। और उन लक्षणों में से उन्होंने 7 लक्षणों को आधार बनाकर उन पर अपने प्रयोग किए। ये 7 लक्षण, जैसे कि जो पौधा है उसकी लंबाई किस प्रकार की है, तो पौधे की लंबाई, पुष्प की स्थिति क्या है, बीज पत्र का रंग क्या है, बीज का रंग क्या है, फली का रंग क्या है,
फली का आकार कैसा है, इन सब कुछ लक्षणों को लेकर के अपने प्रयोग किए। सबसे पहले बात आती है आखिर उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो हम बात करते हैं उन कारणों की जिसके आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि मटर का पौधे का चुनाव मेंडल द्वारा क्यों किया गया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम, का चयन किया। 34 विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण का मतलब है विपरीत गुण वाले, जैसे पौधे का लंबा होना और बौना होना, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत गुण हो गए। पुष्प जो है उसका अग्रस्थ होना और कक्षस्थ होना, तो इस प्रकार जो है बच्चों ये कहलाते हैं विपर्यासी लक्षण। 34 विपर्यासी लक्षण में से 7 लक्षणों पर अपने प्रयोग किए। मटर के पौधे के चुनाव के कारण, किन कारणों से उन्होंने मटर के पौधे को चुना। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि इसका जो जीवन चक्र है अल्पकाल का है, यानी वार्षिक पौधा है ये। अब यदि एक वर्ष में ही हमें किसी पौधे को उगाने से लेकर के और उसका पूरा विकास देखने के लिए मिल जाता है, तो बच्चों हम कई पीढ़ियों का अध्ययन जो है वो थोड़े से ही समय में आसानी से कर सकते हैं। तो उन्होंने कई पीढ़ियों का जो अध्ययन करना था उसके लिए उन्हें लगा कि मटर का पौधा जो है वो उपयुक्त है। तो सबसे पहला कारण है मटर का पौधा वार्षिक पौधा है, जिसके कारण अल्पकाल में कई पीढ़ियों का अध्ययन संभव है। दूसरा हम देखें कि इसके जो पुष्प हैं बच्चों वो द्विलिंगी पुष्प हैं। द्विलिंगी पुष्प का मतलब है एक ही पुष्प में नर तथा मादा दोनों जननांग उपस्थित हैं। तो पुष्प कैसे हैं? द्विलिंगी। एक ही पुष्प में नर तथा मादा जननांग उपस्थित। तीसरा उन्होंने देखा कि इनमें अनेक, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया 34 विपर्यासी लक्षण, अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे पौधे की लंबाई की बात करें तो लंबे पौधे तथा बौने पौधे।
इसी प्रकार यदि हम पुष्प के रंग की बात करें तो लाल पुष्प और सफेद पुष्प, तो ये आपस में कैसे लक्षण है? विपर्यासी लक्षण है। चौथा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इसमें स्वयं परागण जो है उसकी अधिकता पाई जाती है। स्वयं परागण की अधिकता तथा पर परागण आसानी से संभव। हम 8वें पाठ में अध्ययन कर चुके हैं स्वयं परागण और पर परागण का। जब एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के परागकण आते हैं तो उस क्रिया को बच्चों कहा जाता है स्वयं परागण। और जब एक पुष्प का वर्तिकाग्र और दूसरे पुष्प से परागकण आ रहे हैं तो उसे कहा जाता है पर परागण। तो ये दोनों ही प्रकार के परागण की क्रिया मटर के पौधों में आसानी से की जा सकती है। तो इन 4 कारणों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर पाइसम सटाइवम का चुनाव किया। इसमें 34 विपर्यासी लक्षणों में से उन्होंने 7 लक्षणों पर अपने प्रयोग किए। और फिर हमने बात की है 4 उन कारणों की जिनको ध्यान में रखते हुए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। आप नोट कर लें बच्चों, समय हो रहा है फिर ब्रेक का। वार्षिक पौधा अल्पकाल में ही यानी कम समय में ही कई पीढ़ियों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 2, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। विपर्यासी लक्षण अनेक पाए जाते हैं इस पौधे में और स्वयं परागण तथा पर परागण दोनों ही क्रियाएं संभव है। चलिए बच्चों, समय हो चला ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
आगे बात करते हैं। मेंडल ने जब मटर के पौधे का चुनाव कर ही लिया और उस पर जब प्रयोग किए तो बच्चों उन्होंने एक संकर और द्विसंकरण प्रयोग किए। एक संकरण हम उसे कहते हैं जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, और संकरण हो गया जिसमें हम एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। और स्पष्ट समझने के लिए अभी हम एक एक करके उनकी बात करेंगे। तो मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए बच्चों, उसके बाद उन्होंने अपने कुछ नियम भी दिए। उन प्रयोगों से जो निष्कर्ष उनके सामने आए, जो प्रेक्षण उन्होंने प्राप्त किए, उनके आधार पर उन्होंने नियम भी दिए। ये सब नियम तार्किक तथा उनके अभिलेखीय जो सूचनाएं थी उनके आधार पर दिए गए। मेंडल ने प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इस प्रकार के नियम हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। जब तक उन्होंने अपने जीवन काल में कार्य किया बच्चों, उन्हें उसका कोई क्रेडिट नहीं मिला, दुनिया के सामने उनका काम उजागर नहीं हो पाया। लेकिन उनके जाने के बाद 3 और वैज्ञानिकों ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को अलग अलग देशों में स्वतंत्र रूप से किया। इसीलिए उन 3 वैज्ञानिकों को मेंडलवाद का पुनः खोजकर्ता घोषित किया गया। कौन थे ये वैज्ञानिक? ह्यूगो डी व्रीज, एरिक वॉन शेरमार्क तथा कार्ल कॉरेंस। तीनों अलग अलग देशों के अलग अलग जगह स्वतंत्र रूप से काम किया इन्होंने। को मेंडलवाद का पुनः खोजकर्ता कहा गया। ह्यूगो डी व्रीज, एरिक वॉन शेरमार्क और कार्ल कॉरेंस। सबसे पहले बच्चों आज हम समझते हैं एक संकर संकरण प्रयोग क्या था। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक संकर संकरण प्रयोग क्या है, जिसमें उन्होंने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। जैसे उन्होंने पौधे की लंबाई यदि ले ली तो लंबा पौधा और बौना पौधा, इन दोनों में संकरण करवाया। अब सबसे पहले बच्चों हम कुछ सामान्य बातें इसके बारे में जानें। उन्होंने ये बताया, मेंडल ने ये बताया कि जीव में जो प्रत्येक लक्षण है वो कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। उस समय जीन शब्द जो था बच्चों उसको लोग नहीं जानते थे, वैज्ञानिकों ने खोज उस समय तक नहीं की थी, तो उन्होंने उस शब्द को कारक कहा था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लक्षण जो है जीव में वो कारकों के द्वारा निर्धारित होता है, और ये जो कारक हैं वो अकेले नहीं होते, वो युग्मों में यानी जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। ये कारक यदि जोड़े में से दोनों कारकों में से यदि दोनों बिल्कुल समान हैं तो वो कारक उस लक्षण के लिए शुद्ध कहा गया, और यदि दोनों कारक असमान हैं तो उसे उस लक्षण के लिए संकर या अशुद्ध माना गया। अभी हम उदाहरण जब लेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगी ये स्थिति। उन्होंने कारकों को दर्शाने के लिए बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का सहारा लिया। शुद्ध लक्षणों को उन्होंने अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों से, और अशुद्ध लक्षणों को उन्होंने जो है वो एक कैपिटल और एक स्मॉल के द्वारा बताया। उसमें से भी जो प्रभावी लक्षण था बच्चों उसके लिए उन्होंने कैपिटल अक्षर, और जो अप्रभावी था उसके लिए स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया।
आप उदाहरण देखिए, फिर आपको ये चीज आसानी से समझ में आएगी। सबसे पहले उन्होंने जैसे एक संकर संकरण प्रयोग किया तो बच्चों पौधे की लंबाई को आधार बना करके किया। उन्होंने मटर के शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के मध्य क्रॉस यानी कि संकरण करवाया। किस किस के मध्य? शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण करवाया और इसे उन्होंने जनक कहा। जनक क्या हो गए? शुद्ध लंबा, और इसका संकरण करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं शुद्ध बौने पौधे से। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। अब यहां हम जो आपको बता रहे थे कारकों का प्रयोग किया, तो बच्चों शुद्ध लंबे को उन्होंने कैपिटल टी, क्योंकि अभी आप आगे समझेंगे कि ये कारक क्या था, लंबाई का कारक प्रभावी कारक था। तो इन्होंने, अभी हमने आपको बताया था जोड़े में होते हैं, तो 2 टी लिखे हमने, यानी ये कारक क्या है, लंबाई के लिए जिम्मेदार है और जोड़े में उपस्थित है, साथ ही साथ प्रभावी है, तो दोनों टी हमने कैपिटल लिखे हैं और समान है इसलिए शुद्ध है। पुनः सुने, लंबाई के लिए जिम्मेदार है ये टी कारक, जो कि अकेला नहीं है, हमने जोड़े में लिखा है। दूसरी बात, हमने आपको ये कहा था दोनों टी जो हैं वो कैपिटल है, यानी ये लक्षण कैसा होगा, प्रभावी। तीसरी बात, जो कैपिटल अक्षर है वो इसमें क्या है, दोनों ही टी क्या है, कैपिटल है, इसलिए ये लंबाई के लिए कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। इसी प्रकार बौने पौधे के लिए जो उन्होंने प्रयोग किया वो था स्मॉल टी, ये भी जोड़े में है, बौने पौधे के लिए है, स्मॉल में लिखा है, इसका मतलब ये अप्रभावी लक्षण है, और दोनों ही टी एक जैसे हैं, इसका मतलब ये बौनेपन के लिए क्या है, शुद्ध है। जब इन दोनों में बच्चों संकरण किया और हमें जो पीढ़ी प्राप्त हुई, उस पीढ़ी को उन्होंने F1 पीढ़ी नाम दिया। F1 पीढ़ी। इस F1 पीढ़ी में जो संतति उन्हें प्राप्त हुई, जो पौधे उन्हें प्राप्त हुए बच्चों, वो सभी कैसे थे, लंबे। 100% उन्हें लंबे पौधे प्राप्त हुए। लेकिन ये जो लंबे पौधे थे उनके कारक पर यदि हम ध्यान दें तो बच्चों संतति में दोनों से आएंगे गुण, तो एक टी कैपिटल प्राप्त हुआ और दूसरा टी जो था वो इसमें स्मॉल था। ध्यान दीजिएगा, वापस से जोड़े में ही है कारक, लेकिन एक टी बड़ा है और एक टी छोटा है, एक इस पौधे से आया, दूसरा इस पौधे से आया है, इसका मतलब, लेकिन ये कहाँ लंबा जा रहा है, इसमें केवल लंबापन बोल रहा है, ये जो बौना था वो चुप बैठा है। तो इसलिए ये जो लक्षण है लंबा, वो क्या हो गया, प्रभावी, और जो चुप बैठा है वो हो गया अप्रभावी। इस आधार पर उन्होंने अपना पहला नियम दिया कि जब हम एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की, यानी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन जब करते हैं, तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं हमें, उसमें जो लक्षण प्रदर्शित होता है, कौन सा लक्षण प्रदर्शित हुआ, लंबाई का, तो वो प्रभावी, और जो छिपा रहता है वो लक्षण अप्रभावी होता है। तो दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन प्रभाव किसका दिखता है, प्रभावी लक्षण का प्रभाव दिखता है। अब बच्चों इसमें लंबा ये भी है, लंबा ये भी है, दोनों में क्या अंतर है कि इसमें दोनों टी समान है, जबकि इसमें दोनों टी अलग अलग है। तो इसलिए इस लंबे को हम शुद्ध लंबा ना कह के क्या कहेंगे, संकर लंबा कहेंगे। इतना आप समझें तब आपको आगे वाला समझ में आएगा। अभी तक हमने जो बात की एक बार पुनः सुने। मटर के पौधे में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन उनके द्वारा किया गया
उन्होंने लंबाई को आधार माना, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में संकरण करवाया। शुद्ध लंबे को उन्होंने कैपिटल टी से प्रदर्शित किया, वहीं शुद्ध बौने को 2T स्मॉल के द्वारा प्रदर्शित किया। संकरण कराने पर इन जनकों में जब संकरण हुआ तो जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसे F1 पीढ़ी कहा गया, और इस F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। 100% सारे के सारे पौधे कैसे थे? लंबे थे, लेकिन उनकी जीनी संरचना को ध्यान देने पर, उनकी आंतरिक संरचना को देखने पर एक टी बड़ा और एक टी छोटा था। आगे उन्होंने इन पौधों से फिर दूसरी पीढ़ी प्राप्त की और इस संतति में क्या करवाया? स्वय परागण, यानी इसका क्रॉस इसी के ही साथ स्वय परागण, फिर से इसमें क्रॉस कराया और इससे जो युग्मक प्राप्त हुए, ये जो युग्मक प्राप्त हुए इसको हमने अलग अलग दिखा दिया, एक टी बड़ा और एक टी छोटा। इसमें भी एक टी बड़ा और एक टी छोटा। इसका क्रॉस इसी के साथ, यानी इधर भी वही लिखा जाएगा और इधर भी वही लिखा जाएगा, दोनों में क्रॉस, और इस घटना को हम कहते हैं स्वय परागण। इसमें से दोनों युग्मक अलग हुए, इसमें से दोनों युग्मक अलग हुए, और फिर से अब इन दोनों का मेल होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक बार पुनः ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको, या फिर इधर आ जाते हैं, एक बार आप यहां तक का लिख लें, फिर यहां कर लेते हैं। एक टी बड़ा एक टी छोटा, एक टी बड़ा एक टी छोटा, यानी दोनों का आपस में ही क्रॉस है, स्वय परागण है। युग्मक अलग हो गए, बड़ा टी छोटा टी और इससे भी बड़ा टी छोटा टी। अगर हम सुविधा के लिए बच्चों यहां नंबर डाल दें 1, 2, 3 और 4, तो अब आप ध्यान दीजिए, ये यहां के बाद आपको इधर आना है। ये दोनों हमें पहले वाले टीटी से मिले और ये दोनों हमें दूसरे वाले टीटी से मिले। अब आपको पहले को जोड़ना है बच्चों तीसरे के साथ। पहले को तीसरे के साथ क्या आ जाएंगे? दोनों टी कैपिटल। उसके बाद पहले को ही आप जोड़ेंगे चौथे के साथ, एक टी बड़ा है और दूसरा टी छोटा है। फिर इधर आइए, दूसरे की बारी आई, दूसरे को जोड़िए तीसरे के साथ, एक टी बड़ा और एक टी छोटा है। यहां से लिख रहे हैं बच्चों। उसके बाद दूसरे को वापस चौथे के साथ जोड़िए, यहां से ये दूसरा और ये वाला हमारा चौथा। दोनों टी कैसे हैं? छोटे हैं। इस प्रकार से जो पीढ़ी प्राप्त हो रही है बच्चों, इसे उन्होंने F2 पीढ़ी कहा। F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी का आगे संकरण कराने पर जो पीढ़ी प्राप्त हो रही है उसे उन्होंने F2 पीढ़ी कहा। कैसे बनाना है इसको जरा ध्यान से देखिए। पहले को तीसरे से जोड़ दिया और पहले को चौथे से, दोनों के यहां लिख लिए। उसके बाद दूसरे को भी तीसरे और चौथे से एक एक करके जोड़ दिया। इसको बनाने का बच्चों एक और हम चेकर बोर्ड से बना सकते हैं, पुनेट बोर्ड जिसे कहते हैं। इस प्रकार से आप एक स्क्वायर बना सकते हैं, इसके 4 हिस्से कर दीजिए। एक तरफ आप ये जो युग्मक आए थे उनको लिख दीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक तरफ जो आपको दूसरे से युग्मक मिले थे उनको लिख दीजिए कैपिटल और स्मॉल टी। उसके बाद इस वाली लाइन में इसका गुणा इन दोनों के साथ करेंगे। इन दोनों को करने पर दोनों टी कैपिटल, इन दोनों का करने पर एक टी बड़ा और एक टी छोटा। पहली लाइन की बात खत्म। अब हम नीचे वाली लाइन पर आएंगे और इसका भी गुणा इसके साथ करके लिखना है।
बड़ा टी छोटा टी, तो एक टी बड़ा और एक टी छोटा, और इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो दोनों टी कैसे हो जाएंगे, छोटे। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है बच्चों, परिणाम सेम ही मिल रहे हैं, एक जैसे ही मिल रहे हैं। ध्यान देने की बात है, दोनों टी कैपिटल एक बार है, दोनों टी स्मॉल एक बार है, जबकि एक टी बड़ा और एक टी छोटा यहां भी है और यहां भी है। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 2, जबकि इन दोनों की कितनी हो गई, 1 1। इतना आप बना लें, उसके बाद बात करते हैं आगे। यहाँ जो स्थिति बच्चों हमारे सामने आई थी वो आई थी दोनों टी स्मॉल, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें एक ही बात है। दोनों टी बड़े का मतलब है कि ये पौधा लंबा है, लेकिन कैसा है, शुद्ध लंबा है। तो ये वाला पौधा कैसा हो गया, शुद्ध लंबा। इसी प्रकार दोनों टी स्मॉल है, इसका मतलब ये पौधा कैसा हो गया, शुद्ध बौना। और जबकि इसमें एक टी बड़ा और एक टी छोटा, इसमें भी यही कहानी है। तो ये बच्चों लंबे तो हैं, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, ये कैसे हैं, संकर लंबे हैं। तो इसी आधार पर बच्चों अगर हम बाहर से देखें तो ये भी लंबा, ये भी लंबा और ये भी लंबा, और एक बौना। तो यदि हमसे ये कहा जाए एक संकर संकरण का लक्षण अनुपात क्या है, लक्षण अनुपात का मतलब है बाहर से देखने पर जो हमें दिखाई दे रहा है। तो 3 पौधे हमें लंबे यानी 75% पौधे लंबे मिलते हैं, इसका मतलब 3:1 है लक्षण अनुपात। लेकिन यदि हम अंदर से उसकी जीनी संरचना को जाने तो 1:2:1, यानी एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बौना और 2 जो है वो संकर लंबे हैं, शुद्ध लंबे नहीं हैं। इस प्रकार की स्थिति हमारे समक्ष आती है। अब उन्होंने इसी आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर 2 नियम दे डाले बच्चों। सबसे पहला नियम प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम। एक बार सुन लें आप, क्योंकि समय हुआ जा रहा है, अगली क्लास में हम ये लिखवा देंगे आपको। दो नियम हमने जब पहले बात की थी, उन्होंने नियम दिए थे आनुवांशिकता के। प्रभाविता का नियम ये कहता है बच्चों कि जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है, जैसा कि हमने इस प्रयोग में अभी देखा था। इसी प्रकार जब उन्होंने F1 पीढ़ी का आगे संकरण करवाया तो उन्होंने पाया कि जो चुप बैठा था अब वो भी अपना प्रभाव लग गया। तो जब हमने F1 पीढ़ी का आगे संकरण करवाया और F2 पीढ़ी प्राप्त की तो जो लक्षण F1 में छिपा हुआ था वो भी अलग से अपना प्रभाव दिखा रहा है। इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इस प्रकार इन दोनों नियमों को आप चिंता मत करिए, हम अब अगली क्लास के अंदर आपको लिखवा देंगे और आगे की बात भी अगली क्लास में।
तब तक के लिए नमस्कार।